हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे नॉर्सेट 2022 का पेपर सॉल्व। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में मैंने अप्रॉक्स 52-53 क्वेश्चंस कर लिए थे एंड आज हम उसके आगे का क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो दिस विल बी पार्ट 2। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं एक प्यारा सा कोड बोलना चाहती हूँ, डेट इज़ वर्क अंटिल यू फील दुबई इज चीप। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, अच्छे से मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि यस आपके पास इतने पैसे आ जाए कि आपको सोचना ना पड़े कुछ करने के लिए कि हाँ मुझे ये करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, कहीं घूमना है, मेरे पास पैसे नहीं है। सो इतना हार्ड वर्क करो, अपनी नौकरी ले लो और बस लग जाओ। ठीक है, सो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो देखो मैंने आपको एबीजी एनालिसिस पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करना सिखा दिया था। ठीक है ना। सो आज मैं ये वाला क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या क्या बोला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन देख के आंसर बता सकते हो। इन्होंने बोला इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बता रहा है। ठीक है ना। सो देखो पहले तो हम एलिमिनेट करते हैं। फर्स्ट उन्होंने बोला पीएच 7.47। सबसे पहले हम पीएच देखते हैं। पीएच जो नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल कितना होता है? पीएच नॉर्मल हमारा होता है 7.35 टू 7.45, राइट। सो 7.35 से कम रहेगा, इट मीन्स इट इज एसिडिक, है ना। 7.35 से कम होगा तो एसिडिक होगा और 7.45 से ज़्यादा होगा तो बेसिक होगा, है ना। सो एल्क्लोसिस होगा मतलब कि। ओके, सो इन्होंने बोला है 7.47, तो ये तो यहीं से एलिमिनेट हो गया कि 7.47 इज एल्क्लोसिस। तो इन्होंने एसिडोसिस पूछा तो ये एलिमिनेट हो गया। बी बोला है 7.28, तो यस इट इज एसिडोसिस है, बट कौन सा है आगे हम फाइंड करेंगे। सी क्या है? 7.32 है, ये भी हमारा एसिडिक है ना। सो बी और सी दोनों एसिडिक है, बट कौन सा रेस्पिरेटरी वो आगे देखेंगे। एंड डी क्या बोला है? 7.45, सो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी क्या है? अल्कलोसिस है। तो बी उन्होंने क्या बोला है? 7.28 है। ठीक है, सो हमारा PaCO2 नॉर्मल क्या होता है? PaCO2 होता है हमारा 35 टू 45 mm ऑफ Hg। ठीक है ना। और हमारा बाइकार्बोनेट कितना होता है? बाइकार्बोनेट होता है हमारा 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है ना। तो इसमें कितना है? पीएच कितना है? 7.28। पीएच हम वो अपना बनाते हैं डायग्राम, डेट इज एसिड बेस नॉर्मल, ऐसे ही मैंने आपको सिखाया था। तो पीएच कितना है? 7.28 है, तो इट कम्स अंडर एसिडिक। ठीक है ना। पीएच हमारा यहाँ पे आ गया। दूसरा हमारा PaCO2 कितना है? 47 है। 35 से 45 इज नॉर्मल, मोर देन 45 इट मीन्स PaCO2 भी कहाँ आ रहा है? एसिडिक वाली कैटेगरी में आ रही है। ठीक है ना। एंड बाइकार्बोनेट कितना दे रखा है? 27, जो कि नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट क्या है? नॉर्मल है। तो ये क्या हो गया? PaCO2 क्या है? ये इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है ना। तो इन्होंने यही पूछा था, तो आंसर बी होगा, बट हम सी भी देख लेते हैं। सी क्या बोल रखा है? सी है पीएच 7.32। फिर से बनाते हैं एसिड बेस नॉर्मल। पीएच कितना है? 7.32, इट इज एसिडिक। पीएच हमारा एसिडिक में आ गया। उसके बाद PaCO2 38 है। 35 टू 45 क्या होता है? नॉर्मल होता है। सो इट इज PaCO2 इज नॉर्मल है, तो यहीं से एलिमिनेट हो गया, है ना। एंड बाइकार्बोनेट कितना है? बाइकार्बोनेट 20 है। सो 20 से कम 22 से कम, इट मीन इट इज इन एसिडिक। सो बाइकार्बोनेट भी हमारा कहाँ आ गया? एसिडिक। तो ये हमारा हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नॉट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो बी आंसर क्या हो गया? बी आंसर इज करेक्ट। आई बस ये कैसे हुआ, बहुत इजी वे में मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है। एबीजी एनालिसिस, एबीजी इंटरप्रिटेशन, उसमें आप जाके देख सकते हो। मैंने लाइक आपको चुटकियों में, आपको कैसा भी वो जिस तरीके का भी एबीजी से रिलेटेड एमसीक्यू आएगा ना, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एबीजी से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, सो the next question is dusky hue of vestibule and anterior vaginal wall vestibule at 8th week of pregnancy, it is known as चैडविक साइन, है ना। इन्होंने बोला मतलब ब्लूइश कलरेशन ऑफ द वजाइनल वॉल एट 8th week ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज नोन एज चैडविक साइन। ठीक है। गुडेल्स क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, बिल्कुल गलत हो गया। और सियंडर साइन क्या होता है? कि आपको पल्सेशन फील होगा जब आप लाइक लेटरल फोर्निसिस ऑफ वजाइनल वॉल को जब टच करोगे तो आपको पल्सेशन फील होगा एट 8th week ऑफ प्रेगनेंसी, ये होता है। पिस्का सिक्स साइन क्या होता है? इट इज द लाइक एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। सो आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। सी इज द लस्की हुई ऑफ वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल विजिबल एट 8th week ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो साइन ऑफ प्रेगनेंसी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन ऑफ प्रेगनेंसी एंड लेबर, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ओबीजी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज यूज फॉर मैक्सिमल रेस्पिरेटरी फंक्शंस इन अ क्लाइंट? सिटिंग विथ लीन डाउन पोजिशन, सिटिंग विथ लीन डाउन पोजिशन, लेफ्ट लेटरल पोजिशन,
लिथोटोमी पोजीशन, लो फॉलोअर्स पोजीशन। तो देखो जितना अच्छे से आप बैठोगे ना, प्रॉपर बैठोगे, तो क्या होगा, आपका लंग्स अच्छे से एक्सपेंड होता है, डायफ्राम प्रॉपर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। सो सिटिंग पोजीशन में जो हमारा लंग्स है वो प्रॉपर एक्सपेंड होगा, सो मैक्सिमल रेस्पिरेटरी फंक्शन भी उसी पोजीशन में होगा। सो आंसर क्या होगा, ए, सिटिंग विथ लीन डाउन पोजीशन। इसलिए सीओपीडी पेशेंट हो गया, अस्थमा पेशेंट हो गया, उनको हम ये पोजीशन देते हैं, है ना। What is the usual angle between needle and surface of the skin during intramuscular injection technique? तो ये तो आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए कि ड्यूरिंग आईएम इंजेक्शन कितना होना चाहिए, स्किन और नीडल का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। हम सीधा देते हैं ना, सीधा देते हैं, सो 90 डिग्री होना चाहिए। सो आंसर इज सी। 15 कितना होना चाहिए, आईडी का होना चाहिए, इंट्राडर्मल का 15 होना चाहिए, है ना। 45 किसका होना चाहिए, सबक्यूटेनियस का होना चाहिए। A physician prescribed an iron injection to the patient on duty officer. Which technique would it better apply to prevent the backflow of injection? तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि एक आयरन इंजेक्शन फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है एक पेशेंट के लिए, तो जो ड्यूटी ऑफिसर थे वो कौन से टेक्निक फॉलो करेंगे। तो देखो जो हमारा आयरन इंजेक्शन है ना, वो बेसिकली हम कैसे देते हैं, डायरेक्ट पुश नहीं करते हैं आईवी की थ्रू, या तो हम उसे डाइल्यूट करके देते हैं या फिर हम आईएम देते हैं। बेसिकली हम मोस्टली आईएम देते हैं। कैसे देते हैं, आईएम देते हैं। तो मैंने जब आपको इंट्रामस्कुलर, जब मैंने आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जब हम आईएम इंजेक्शन देते हैं तो जो हमारे आयरन, जो हमारे लाइक ऑयल कंटेनिंग जो हमारे ड्रग्स होते हैं, उसको हम एक मेथड यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड जेड ट्रैक टेक्निक। उसमें हम क्या करते हैं, स्किन को पुल करते हैं, 2 से 2.5 तक पुल करते हैं, एंड देन इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं डिस्प्लेस करके, लाइक जेड बना के, है ना, जेड जिग जैग मैनर करके। उससे क्या होता है ना कि वो प्रॉपर इरिटेशन नहीं होता, लाइक लीकेज नहीं होता सराउंडिंग द एरियाज में, तो पेशेंट को लाइक बर्निंग सेंसेशन से पेन नहीं होता है, और जो ड्रग्स है उसका भी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होता है। सो हम कौन सा टेक्निक फॉलो करते हैं, लेटरली पुल द स्किन एंड पिक द नीडल। गलत है ना। यूजिंग द जेट ट्रैक टेक्निक, इंजेक्ट द इंजेक्शन इन ग्लूटियल रीजन, इंजेक्ट द इंजेक्शन इन डेल्टॉइड मसल्स। तो आंसर क्या होगा, बी। हम जेट ट्रैक टेक्निक फॉलो करते हैं ना। उन्होंने ये बोला ना कि विच टेक्निक, उन्होंने ये नहीं बोला कि कौन से मसल्स में देंगे, कैसे देंगे, उन्होंने बोला विच टेक्निक वुड इट बेटर अप्लाई टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ इंजेक्शन, है ना। ग्लूटियल रीजन में दो या फिर डेल्टॉइड रीजन में दो, इससे बैक फ्लो से कोई मसला नहीं है ना। तो इसका जो आंसर होगा डेट इज सी, जेट ट्रैक टेक्निक हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आफ्टर 24 hour of injection administration via intramuscular, a patient visited to OPD and told to doctor that I am feeling burning sensation and pain at around the injection site on buttocks. आई बस में मतलब कि 24 घंटे के बाद वो पेशेंट आता है, उसको IM लगा था OPD में, एंड वो आता है एंड नो ही इज कंप्लेनिंग दैट कि मुझे बर्निंग सेंसेशन एंड पेन हो रहा है जहाँ पे आपने मुझे इंजेक्शन लगाया था। Which of the following is an appropriate action by the nursing officer? तो देखो आफ्टर 24 आवर्स आया ना, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, आफ्टर 24 आवर्स आया है तो क्या करोगे आप, मसाज द इंजेक्शन साइट सो डैट इट कैन प्रोमोट ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ये तो टेक्निक बिल्कुल ही नहीं करना, दिस इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं करना। अप्लाई वार्म कंप्रेस टू डायलेट ऑफ ब्लड वेसल्स, और अप्लाई द कोल्ड एप्लीकेशन फॉर कंफर्ट, एंड वाइप इट विथ स्प्रिट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। सो ये भी गलत हो गया, क्योंकि आफ्टर 24 आवर्स आए ना, हम वाइप इट विथ स्प्रिट कब करेंगे, बिफोर या जस्ट आफ्टर द इंजेक्शन एंड बिफोर द इंजेक्शन, सो दैट इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके। सो ए एंड डी इज एलिमिनेटेड। तो आंसर क्या हो सकता है, या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। बट उन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर 24 आवर्स आया, तो देखो जैसे ही आईएम इंजेक्शन लगाया तो वहाँ पे कुछ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी फेसेस तो होगा, तो एक्यूट वाला फेस तो चला गया है ना। सो नो, इट इज़ द हीलिंग फेस। हीलिंग फेस है, पेशेंट को इन्फ्लेमेशन तो हुआ है क्योंकि इंजेक्शन डाला है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो अब वो हीलिंग फेस में है। तो अगर फर्स्ट फ्यू आवर्स में अगर पेशेंट आता है तो हम उसको कोल्ड कंप्रेस बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्यू आवर्स में आता है तो हम कोल्ड कंप्रेस वैसे भी बोलते हैं पेशेंट को, सो डैट लाइक पेन कम हो, स्वेलिंग कम हो, है ना। बट आफ्टर 24 आवर्स हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे वार्म कंप्रेस हो, सो डैट ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो, प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो एंड फटाफट हीलिंग हो, है ना। सो आफ्टर 24 आवर्स आया तो आप क्या बोलोगे, वार्म कंप्रेस बोलोगे, ठीक है। In tuberculin skin test, endurance of erythema result interpretation should be done in, of course it is 48 to 72 hours में करते हैं, 24 hours में नहीं करते, 12 hours में नहीं करते, 72 hours नहीं, 48 to 72 hours के बीच में करते हैं ना। सुसाइड रेट ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड इन 2021। सो देखो
2021-2022 में जो हमारा सुसाइडल रेट था डेट इज अप्रॉक्स 12.45 कुछ समथिंग था। अभी का डेटा तो नहीं आया है, 24-25 का नहीं आया। सो ये क्वेश्चंस आया था 2022 में, तो इसलिए उन्होंने 2021 का पूछा था। ठीक है, अभी मैंने देखा 23, 24, 25 का कोई डेटा नहीं आया, अभी भी वही 12.45 के अप्रॉक्स ही है। ठीक है ना, सो आंसर क्या होगा सी, 12.70। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट हैविंग एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ HIV। पेशेंट को HIV इन्फेक्शन है, एक्टिव है, अभी जस्ट हुआ ही है, मतलब ना एक्टिव इन्फेक्शन है, मतलब एक्टिव फेस में है। माउंटेक्स स्किन टेस्ट इज परफॉर्म, माउंटेक्स टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारे HIV के पेशेंट होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि उनको TB भी हो, है ना, इसलिए करते हैं बेसिकली। विच डायमीटर ऑफ इंड्योरेंस कंसीडर्ड पॉजिटिव एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो देखो, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जो हमारा माउंटेक्स टेस्ट है ना, उसका जो इंड्योरेंस है वो हम रीड करते हैं, लाइक 5 mm, 5 to 10 mm, मोर देन 15 mm, कब किस में पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको CHN में पढ़ाया था। सो अगर पेशेंट HIV का है, अगर पेशेंट बहुत एक्टिव क्या बोलते हैं, TB था उसको, एंड उसके कांटेक्ट में कोई आया है, या फिर पेशेंट को कुछ भी इम्यूनो सप्रेसिव चल रहा है, या पेशेंट जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है ना। सो इन ऑल डेट पेशेंट में अगर इंड्योरेंस मोर देन और इक्वल टू 5 mm भी आते हैं तो उसको भी हम पॉजिटिव मानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पेशेंट में, HIV पेशेंट, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जो हो गए हमारे, है ना, और जो पेशेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर जो पेशेंट जो एक्टिव TB हो रखा है उसके कांटेक्ट में कोई आया है, तो इन सब में अगर मोर देन 5 mm भी आएगा तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। तो आंसर क्या होगा? इसमें 5 तो नहीं है, तो बी इज द आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। इन ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट a standard substance protein purified derivative that is PPD, है ना, कैन बी इंजेक्टेड ऑन फोरआर्म। फोरआर्म में बेसिकली हम इंजेक्ट करते हैं। कैसे इंजेक्ट करते हैं? IM करते हैं, ID करते हैं, IV करते हैं, सबक्यूटेनियस करते हैं। कौन सा करते हैं? तो ये तो बच्चों को पता है, ये हम इंट्राडर्मली करते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज टेकिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन फॉर हिज एक्टिव ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग सजेस्ट टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो याद करो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, इन सबके क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। इट इज़ लाइक नेफ्रोटॉक्सिक, इट इज़ ऑटोटॉक्सिक, इट इज़ न्यूरोटॉक्सिक। तो क्या होगा इसमें? डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, नो। इट इज़ लाइक ऑक्यूलर टॉक्सिक नहीं होते हैं। डिक्रीज वॉकिंग, नो सेंस। डिक्रीज स्मेलिंग, नो। डिक्रीज हियरिंग एक्यूटी, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने क्या बोला, डिक्रीज ऑटोटॉक्सिसिटी होते हैं ये हमारे नेफ्रोटॉक्सिसिटी होते हैं, ये हमारे न्यूरोटॉक्सिसिटी होते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन इज वाइडली यूज इन प्रेजेंटली सिनेरियो, क्योंकि ये 2022 में क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम बहुत यूज कर रहे थे, सबको पता है। ड्यूरिंग पैंडेमिक कोविड-19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब बोथ टर्म्स। मतलब क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली उन्होंने ये पूछा है। सो क्वारंटाइन इज फॉर इन्फेक्टेड पीपल हु आर ट्रेवल फ्रॉम हाई इन्फेक्टेड एरिया टू लो इन्फेक्टेड एरिया। से देखो, एक हमारा क्वारंटाइन होता है, एक हमारा आइसोलेशन होता है। सो आइसोलेशन बेसिकली हम किसको देते हैं? आइसोलेशन मतलब कि आइसोलेट कर देना, सेपरेट कर देना। इन क्वारंटाइन में ये होता है कि सेपरेट कर देना, बट दोनों बहुत डिफरेंट वर्ड्स है। क्वारंटाइन कब करते हैं? क्वारंटाइन हम जब करते हैं जब पेशेंट जो है वो, पेशेंट को कोई डिजीज नहीं है, पेशेंट को डिजीज नहीं है, पेशेंट ऐसे जगह से आया जहाँ पे लोगों को डिजीज था। आई बस में पेशेंट को डिजीज नहीं, सॉरी पेशेंट नहीं कह सकते, मतलब जो क्लाइंट है उसको डिजीज नहीं है, वो जो जहाँ से वो आया है उनको डिजीज था, वहाँ पे जो लोग थे उनको डिजीज था, तो वहाँ से आया है, तो ये सस्पेक्टेड है। पेशेंट को इनको सिम्टम्स नहीं होगा, एसिम्टोमेटिक होगा, कुछ लाइक मतलब इनको कोई सिम्टम्स नहीं होगा, कुछ दिखेगा नहीं आपको, बट वो उनके पास से आया है, तो बेबी मतलब उसके अंदर वो बैक्टीरिया, वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो गया होगा, है ना। मतलब अभी सिम्टम्स स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहा है वो, तो इसलिए उसको हम सेपरेट करते हैं, अलग रूम में रखते हैं। सो डेट इज क्वारंटाइन। आइसोलेशन क्या है? आइसोलेशन जैसे कोई पेशेंट इन्फेक्शियस हो गया, कॉन्टेजियस इन्फेक्शन हो गया, लाइक TB हो गया, है ना, सो उसको डिजीज है, वो सिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स उसको है, एंड वो लाइक सिक है, तो उनको हम सेपरेट करते हैं, सो डेट अलग लोगों को, दूसरे लोगों को ना हो, या फिर दूसरे लोगों का इन्फेक्शन उसको ना हो, क्योंकि उसका जो इम्यून है वो सप्रेस हो रखा है। ठीक है ना, सो डेट इज कॉल्ड आइसोलेशन। सो इन्होंने क्या बोला? क्वारंटाइन इज फॉर इन्फेक्टेड पीपल, नो, आइसोलेशन इज फॉर इन्फेक्टेड पीपल। सो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आइसोलेशन इज फॉर इन्फेक्टेड पीपल, येस, हु आर ट्रेवल फ्रॉम हाई इन्फेक्टेड एरिया टू लो इन्फेक्टेड एरिया, बिल्कुल गलत।
ये तो सही बोला उन्होंने कि आइसोलेशन जो है वो इन्फेक्टेड पीपल के लिए है, बट ये नहीं है कि वो ट्रेवल करेगा। ट्रेवल कौन करेगा? क्वारंटाइन वाले पीपल जो होंगे, जो वो हाई इन्फेक्टेड एरिया से लो इन्फेक्टेड एरिया में आएंगे ट्रेवल करके। सो ये आगे गलत हो गया, सो ये भी गलत हो गया। सी क्या बोला है? आइसोलेशन इज फॉर हेल्दी पीपल हु आर कॉन्टेक्टेड टू इन्फेक्टेड पीपल। बिल्कुल गलत, ये क्वारंटाइन का एग्जाम्पल उन्होंने बता दिया। क्वारंटाइन इज फॉर हेल्दी पीपल यस हु आर कॉन्टेक्टेड टू इन्फेक्टेड पीपल, बिल्कुल सही। क्योंकि जो बाहर से आ रहे थे, बाहर लाइक फॉरेन कंट्री से आ रहे थे, इन्फेक्टेड पीपल से कॉन्टेक्ट करके आ रहे थे एंड वो हेल्दी थे, तो उनको हम सेपरेट कर रहे थे कि मे बी उनके अंदर डिजीज स्टार्ट हो गया होगा, तो वो किसी और को इन्फेक्ट ना करे एंड उसको हम सेपरेट कर रहे थे, है ना। सो दैट इज द क्वारंटाइन, वो हेल्दी पीपल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड इज यूज फॉर इमरजेंट केसेज इन ट्राइज सिस्टम? सो ट्राइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इमरजेंट क्या होता है? रेड। इमरजेंट इज रेड, ब्लू तो होता नहीं है, ग्रीन इज नॉन अर्जेंट एंड ब्लैक इज डेड। डेथ, जो डेड होते हैं ना बॉडी, डेड बॉडी को ब्लैक में बोलते हैं। सो आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 6-year-old बेबी इज केप्ट एनपीओ बिफोर 4 hours ऑफ एंडोस्कोपी प्रोसीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड वुड बी प्रिस्क्राइब फॉर द बेबी? सो देखो, आइसोलाइट पी देंगे या 10% ग्लूकोज देंगे? सो हम इनको आइसोलाइट पी देंगे। क्यों? आइसोलाइट पी में ना प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज प्रॉपर अमाउंट में होता है ना। सो आइसोलाइट पीडियाट्रिक्स इसका नाम है। 10% डेक्सट्रोज नहीं देंगे क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है, तो इतना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज नहीं देंगे। DNS with 0.9% NS, it is also not recommended. And DNS में लाइक डेक्सट्रोज होगा, नॉर्मल सलाइन तो होगा, बट प्रॉपर लाइक पोटेशियम, बाकी जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है वो उसकी वो नहीं होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या होगा? आइसोलाइट पी देंगे। मोस्ट ऑफ कैथेटर्स हैव डायमीटर इन फ्रेंच, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रेंच यूनिट? सो फ्रेंच का मतलब होता है हमारा आउटर डायमीटर। क्या होता है? फ्रेंच का मतलब होता है आउटर डायमीटर। एंड सबको पता है कि 1 mm इक्वल्स टू 3 फ्रेंच होता है। 1 mm इक्वल्स टू 3 फ्रेंच होता है। सो क्या होगा? रेडियस ऑफ कैथेटर, आउटर डायमीटर ऑफ द कैथेटर, इनर डायमीटर ऑफ द कैथेटर, सर्कमफेरेंस ऑफ द कैथेटर। तो आंसर क्या होगा? आउटर डायमीटर ऑफ द कैथेटर। ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्शन? सो अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रायूटेराइन डिवाइस, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए हमारे, है ना। ये जितने भी है कॉन्ट्रासेप्टिव्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, आप प्लीज़ जाके पढ़ लो, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इससे एक MCQ कन्फर्म्ड है, ठीक है। सो इसका आंसर ए होगा। अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग में बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। अ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 152/86 mmHg, पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 152 में से 86 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 12 में से 6 जाएगा तो 6 एंड 14 में से 8 जाएगा तो 6। तो आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। सो दिस इज द क्या होगा ये बताओ आप, है ना। वैसे मैं आपको इंस्ट्रूमेंट की सारी क्लासेस लूंगी अभी, सारा OT इंस्ट्रूमेंट आपको मैं A to Z क्लियर करूंगी। एंड ये डिट्रैक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक डिट्रैक्टर में कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिट्रैक्टर है ना, तो एक साथ में सारे डिट्रैक्टर रखूंगी सो दैट आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है ना। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज बाय स्क्रबिंग नर्स टू पेंट द सर्जिकल साइट बिफोर सर्जरी? पेंटिंग का मतलब कि क्लीनिंग करना, मतलब कि जो हम बीटाडिन से प्रॉपर क्लीन करते हैं ना बिफोर द सर्जरी टू मेंटेन द एसेप्टिक, टू प्रिवेंट द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सो वो लाइक ओवम फोर्सेप्स से करेंगे, एलिस फोर्सेप्स से करेंगे, या फिर रेम्फे स्पोंज होल्डिंग फोर्सेप्स से करेंगे। ऑफ कोर्स जो है हम किससे करेंगे? स्पोंज होल्डिंग फोर्सेप्स से पकड़ के प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज केप्ट इन फ्रीजर कंपार्टमेंट इन रेफ्रिजरेटर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलरेडी मैंने आपको वैक्सीन जो है उसमें मैंने बता रखा था। सो देखो, हमारे 2 तरीके के वैक्सीन होते हैं। एक हमारा होता है वैक्सीन सेंसिटिव टू हीट के सेंसिटिव होते हैं। एंड दूसरा हमारा होता है वैक्सीन जो है सेंसिटिव टू फ्रीज, ठीक है। तो जो हीट के सेंसिटिव होते हैं उसको प्रॉपर हम फ्रीज कंपार्टमेंट में मतलब अच्छे से प्रॉपर आइस करके प्रॉपर फ्रीज में रखते हैं। एंड जो फ्रीज से लाइक सेंसिटिव होते हैं तो उसको प्रॉपर लाइक एक रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं ना। सो आपको वो ऑर्डर याद रखना है, वो ऑर्डर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा BCG after reconstitution is most heat sensitive. After reconstitution, very important. After reconstitution, before नहीं, after reconstitution। उसके बाद BCG के बाद हमारा आ गया OPV, देन IPV, ठीक है ना। सो ये तो सिंपल हो गया, BCG OPV IPV। उसके बाद हमारा मीजल्स
मीजल्स हो गया या फिर MR हो गया, एंड देन रोटा वायरस, ठीक है ना, रोटा वायरस। सो याद हो गया, BCG, OPV, IPV, मीजल्स और MR, और देन रोटा वायरस। और जैपनीज एनकेफ्लाइटिस वाली वैक्सीन हो गई DPT, 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 और हमारा BCG बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन था। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब BCG जो है ना वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको हमें पहले रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, किससे, नॉर्मल सलाइन से करते हैं, पता है आपको, है ना। सो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे उससे पहले, अगर रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया तो सबसे ज़्यादा मोस्ट हीट सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा हमारा लाइक TT हो गया, पेंटावेलेंट हो गया, है ना, सो ये सारे हो गए। सो आपको ये बेसिकली आपको इतना एटलीस्ट याद करने हैं टिल जापानीज एनकेफेलाइटिस तक। एंड सबसे ज़्यादा कौन होगा, BCG आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, देन OPV, IPV, मीजल्स, MR, ठीक है ना। अगर आप मोस्ट हीट सेंसिटिव फ्री सेंसिटिव की बात करें तो देन हेपेटाइटिस B इज मोस्ट हीट फ्री सेंसिटिव। हेपेटाइटिस B के बाद हमारा पेंटावेलेंट हो गया, पेंटावेलेंट इज मोस्ट सेकेंड फ्री सेंसिटिव, एंड देन हमारा DPT, DT एंड TT, ठीक है ना। सो ये आपको ऑर्डर याद करना है। सो आंसर क्या होगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज केप्ट इन फ्रीजर कंपार्टमेंट इन रेफ्रिजरेटर। सो TT नहीं, क्योंकि ये TT क्या है, TT इज द फ्री सेंसिटिव, तो उसको तो हम फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं रख सकते हैं ना। मीजल्स, DPT एंड हेपेटाइटिस B, तो हेपेटाइटिस B तो सबसे ज़्यादा, देखो हेपेटाइटिस B तो सबसे ज़्यादा फ्री सेंसिटिव था, तो इसको भी नहीं रख सकते, है ना। और हमारा TT भी नहीं रख सकते, DPT भी नहीं रख सकते। सबसे ज़्यादा क्या होगा, मीजल्स, मीजल्स देखो 4th नंबर पे था ना, मीजल्स, तो मीजल्स को हम फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखेंगे, तो आंसर क्या होगा, B होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ अमीनोरिया। प्रोलैक्टिनीमिया, यस, अगर प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से अमीनोरिया होता है। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में भी हमारा अमीनोरिया होता है, एंड ओबेसिटी में उतना चांसेस नहीं है। सो आंसर क्या होगा, D। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर क्या होगा, D होगा। विच मूवी गॉट द बेस्ट मूवी अवार्ड एट 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022, तो सबको शेरशाह को मिला था। तो मैंने एक बार आपको बताया था ना कि जब मैंने आपको नॉन नर्सिंग पार्ट का जो प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया कुछ दिन पहले आपको, तो मैंने उसमें बताया था कि अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना। एन 8-week प्रेग्नेंट वुमेन विथ HbA1c लेवल इज 7% इज कम टू द हॉस्पिटल, व्हाट वुड बी प्रायोरिटी बेस्ड इंटरवेंशन, ठीक है। देखो 8 वीक प्रेगनेंसी पे आई है, जस्ट 8 वीक पे आई है, मतलब सेकंड मंथ पे आई है, एंड उसका जो HbA1c है वो 7%, इट मीन्स इट इज प्री डायबिटिक। मतलब प्री डायबिटिक इन द सेंस कि एक होता है हमारा जेस्टेशनल डायबिटिक, जो कि हमारा 20 वीक के बाद पता चलता है ना, एंड 24 वीक पे हम GTT टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद पता चलता है। बट ये 8th वीक पर ही पता चल गया है कि इसका जो HbA1c है वो 7% है, इट मीन्स वो पहले से ही क्या बोलते हैं, डायबिटिक है, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, क्या हमारा सबसे पहला इंटरवेंशन होगा, चेक द शुगर प्रोफाइल। शुगर प्रोफाइल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी HbA1c बता रहा है 7%, इट मीन्स वो सच में क्या है, डायबिटिक है। इमीडिएटली इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, इमीडिएटली ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो 24 वीक पे करेंगे। तो देखो ये अर्ली पीरियड है, अगर आपने इस टाइम क्या बोलते हैं इंटरवेंशन नहीं लिया तो क्या हो सकता है, अर्ली पीरियड की वजह से पेशेंट का जो बेबी होगा, बेबी को क्या हो सकता है, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो सकता है बिकॉज ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया, है ना। सो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे। सो B इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। ल्यूकीमिया, ऑफकोर्स ल्यूकीमिया में, HIV में, इन सब में हम एक्टिव लाइव वैक्सीन नहीं यूज़ करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कर सकते हैं, नो एनी लाइक कुछ ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। हाइपरटेंशन में भी कर सकते हैं, डायबिटीज़ में भी कर सकते हैं, ल्यूकीमिया में नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऑलरेडी इम्यून थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है, एंड आप लाइव वैक्सीन कैसे दे सकते हो, सिंपल आंसर। विच नंबर ऑफ द कैथेटर इज यूज इन यंग फीमेल क्लाइंट। सो बेसिकली उन्होंने फॉलिस कैथेटर के बारे में पूछा है। सो फॉलिस कैथेटर बेसिकली हम फीमेल में कौन सा यूज़ करते हैं, 12 to 14 फ्रेंच का यूज़ करते हैं, एंड मेल में 14 to 16, कभी कभी 18 भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन मैनिया एक्सेप्ट। सो देखो लिथियम तो यूज ही करते हैं, लिथियम इज द मूड स्टेबलाइजर, वो भी करते हैं, ठीक है। हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल क्या है, इट इज टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, तो ये भी करते हैं। कार्बामेजेपिन भी करते हैं, इट इज ऑल्सो स्टेबलाइज द मूड। सेटेलिन नहीं करते हैं, क्योंकि सेटेलिन क्या है, सेटेलिन इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर। सो बेसिकली हम एंटी डिप्रेशन एज ए एंटी डिप्रेशन यूज करते हैं, मैनिया में यूज नहीं करते। तो आंसर क्या होगा, B इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर।
व्हाट विच इज द मोस्ट कॉमन साइट इन ट्रिकोटिलोमेनिया। सो ट्रिकोटिलोमेनिया मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है ना, वो अपने जितने भी हेयर्स होते हैं उसको निकाल देते हैं, लाइक प्यूबिक हेयर हो गया, आईब्रोज हेयर हो गया, स्कैल्प के हेयर हो गई, जहाँ पे एक्जिला हेयर हो गया, सारे हेयर को वो लाइक हाथ से निकाल देते हैं ना। इस तरीके का एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसको ट्रिकोटिलोमेनिया बोलते हैं। सो उन्होंने बोला मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन साइट हमारा स्कैल्प के हेयर वो निकालते हैं, बेसिकली जो फ्रंटल प्राइटल होता है ना वहाँ के। सो आंसर क्या है, ए। विच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर इन फर्स्ट 24 आवर्स। फर्स्ट 24 आवर्स में बोला था, देखो इन्फेक्शन बेसिकली लेट होगा, आफ्टर 24 आवर्स होगा, है ना। सो इट इज अ लेट इन्फेक्शन। बोन नेक्रोसिस इट इज ऑल्सो वेरी वेरी लेट, लाइक बोन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बहुत लेट होगा। ये कॉम्प्लिकेशन तो है बोन फ्रैक्चर के, बट इट इज अ लेट। फैट एम्बोलिज्म भी है, बट इट इज लाइक 24 to 72 आवर्स के बीच में होता है ना। सो ये भी हो गया, उन्होंने बोला ये फर्स्ट 24 आवर्स में। सो हाइपोवोलेमिया, यस हाइपोवोलेमिया शॉक, इट इज द फर्स्ट 24 आवर्स, लाइक जस्ट आफ्टर फ्रैक्चर ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होने की वजह से। तो आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया, सो इट इज द प्रीटर्म। Prematurity is the most common neonatal mortality in our India. What is the maximum score of GCS? अच्छे से मैंने आपको GCS पढ़ाया था कल परसों भी। So GCS में हम क्या एसेस करते हैं, हम ESS करते हैं, VSS करते हैं, MSS करते हैं। E मतलब आई ओपनिंग जिसका स्कोर हम मैक्सिमम 4 देते हैं। V इज द वर्बल रिस्पॉन्स जिसका मैक्सिमम 5 स्कोर होता है, एंड M इज द मोटर रिस्पॉन्स जिसका मैक्सिमम 6 होता है, ठीक है ना। E4 V5 M6, तो 6 5 11 11 4 15 15 इज द मैक्सिमम स्कोर। और मिनिमम स्कोर कितना होता है इसका, मिनिमम स्कोर होता है 3। क्यों, E1 V1 M1, 0 किसी का नहीं होता, तो 1 1 1 3 3 इज द मिनिमम स्कोर, एंड मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। GCS इज वेरी इंपॉर्टेंट। GCS कैसे प्रॉपर करते हैं वो पूरा लाइक सेंटेंस दे देंगे, एंड आपसे फिर पूछेंगे कि इसका क्या स्कोर था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। A 17-year female primary gravida comes to the hospital who takes iron tablets, ठीक है, iron tablets sporadically, but she says I took a very high iron rich diet at home। मतलब वो कभी कभार आयरन टैबलेट्स ले लेती थी, बट वो कह रही है कि मैं आयरन रिच डाइट बहुत अच्छे से लेती हूँ, डेली लेती हूँ। What would nursing officer suggest to her take along with, मतलब कि आयरन रिच डाइट तो ले रही है बट स्टिल मतलब वो प्राइमरी ग्रेविडा में है, तो मतलब नर्स क्या बोलेगी कि आपको आयरन रिच डाइट के साथ आपको और क्या लेना चाहिए सो डैट लाइक अच्छे सा हो। सो विटामिन ए, विटामिन डी, फॉलिक एसिड और विटामिन सी। तो हम क्या बोलेंगे, विटामिन सी। क्यों, क्योंकि विटामिन सी क्या करते हैं, आयरन का एब्जॉर्प्शन, बेटर एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो हम इसके साथ क्या बोलेंगे कि आप विटामिन सी लो सो डैट आपका जो आयरन आप जो ले रहे हो ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ परक्यूटेनियस नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस, जो एलटीजी पैचेस लगाते हैं ना, अकर्स ऑन विच प्लेस, near the heart area, on muscular area, over the bony prominence and over the shaving skin। तो देखो जो हम ये नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस लगाते हैं ना, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है, कोई साइड पे लगाते हैं वहाँ पे प्रॉपर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होकर हमारे ब्लड सप्लाई में जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला नियर हार्ट एरिया। सो इससे डिपेंड नहीं करता कि आप हार्ट एरिया, ऐसा नहीं कि आप एकदम जहाँ पे हार्ट है वहीं पे लगा दोगे फटाफट एक्शन हो जाएगा, सर लोकल एक्शन नहीं हो रहा है, सिस्टमिक में ही जाके एक्शन हो रहा है। सो ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है हार्ट एरिया में लगाया तो फटाफट जो आपका वेसल है डायलेट हो जाएगा ना, आपको जो सिम्टम्स है वो रिलीव हो जाएगा, सर नहीं है, ठीक है। ओवर बोनी प्रोमिनेंस बेसिकली हमें कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई जहाँ जहाँ पे होगी, क्योंकि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, तो जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइक बेस्ट लाइक एक्शन होगा। सो बोनी प्रोमिनेंस एंड मस्कुलर एरिया, तो कहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी, ऑफ कोर्स मस्कुलर एरिया पे होगी, तो हम मस्कुलर एरिया पे लगाएंगे, बोनी प्रोमिनेंस पे नहीं लगाएंगे। ओवर द सेविंग स्किन, तो देखो स्किन सेव करके वहाँ पे मे बी इरिटेशन हो सकता है ना, कुछ एलर्जी भी हो सकती है, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं हम लाइक प्रेफर करवाएंगे। आंसर क्या होगा, बी, ऑन मस्कुलर एरिया, ठीक है। विच इज द फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, सबलिंगुअल, ओरल, आईएम और आईवी। तो आंसर क्या होगा, आईवी का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा, सबलिंगुअल का होगा, उसके बाद किसका होगा, आईएम का होगा, एंड सबसे बाद किसका होगा, ओरल का होगा। तो आंसर क्या होगा, डी, आईवी। नेजल कोविड वैक्सीन इज डिस्कवर्ड बाय भारत बायोटेक। तो बेसिकली 2021 में जो क्या बोलते हैं कोविड बहुत लाइक पीक लेवल पे था ना, इसलिए 2022 में 2 से 3 MCQ रिलेटेड टू कोविड आ गया था, ठीक है ना। एंडोस्कोप स्टेरिलाइज बाय, सो देखो मैंने कितने अच्छे से आपको बताया था जब मैंने आपको डिसइंफेक्टेंट पढ़ाया था कि जितने भी स्कोप है जितने भी स्कोप है
सो उसको हम किससे स्टेरिलाइज करते हैं, दैट इज स्टेरिलाइज बाय ग्लूटाल्डिहाइड। ग्लूटाल्डिहाइड जिसको साइडेक्स भी बोलते हैं, 2.45% ग्लूटाल्डिहाइड इज ऑल्सो नोन एज साइडेक्स, एंड उसको हम एंडोस्कोप हम इसी से स्टेरिलाइज करते हैं। सो आंसर क्या होगा ए। फॉर्मेलिन तो यूज ही नहीं करते हैं, यूवी रेज भी लाइक इतना नहीं, ऑटोक्लेव एंडोस्कोप हम नहीं भेजेंगे, मे बी वो खराब हो जाए इस वजह से। सो ग्लूटाल्डिहाइड इज अ बेस्ट। वन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हैविंग अ सर्जिकल ड्रेन, यस सर्जिकल ड्रेन है पेशेंट को, सर्जिकल ड्रेन लगा हुआ है। क्लीनिंग डायरेक्शन ऑफ द ड्रेन साइड शुड, तो देखो हमेशा जो भी लाइक वुंड हो गया या फिर कोई ड्रेन हो गया, जो उसको क्लीन करते हैं ना, हमेशा कैसे क्लीन करते हैं, फ्रॉम मोर क्लीन टू लेस क्लीन की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, मोर क्लीन टू लेस क्लीन की तरफ जाता है। अगर वुंड भी है ना तो मोर क्लीन टू लेस क्लीन जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैसे आप करोगे, इनर टू आउटर सर्कुलर मोशन में करोगे या आउटर टू इनर करोगे, या फ्रॉम अपर टू लोअर करोगे या सर्कुलर आउटर टू सेंटर करोगे। तो देखो ये ड्रेन लगा हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ पे ड्रेन है, तो हमेशा हम इनर टू आउटर करेंगे इन अ सर्कुलर मोशन। तो आंसर क्या होगा ए। When was प्लास्टिक बैन इन इंडिया, तो देखो 2022 में पेपर आया था ना सितंबर में, तो देखो उन्होंने एकदम बहुत रिसेंट का उन्होंने क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स पूछ लिया, करंट अफेयर्स पूछ लिया। तो आंसर क्या होगा 1 जुलाई 2022 को, उसी टाइम मतलब बहुत ऐसे वो पे था, पीक न्यूज़ पे था कि यस प्लास्टिक बैंड हो गया, तो 1 जुलाई 2022 को प्लास्टिक बैंड हो गया था बेसिकली। तो इस तरीके का करंट अफेयर्स बेसिकली आता है, जो बहुत रिसेंट चीज़ें होती है, जो बहुत पीक पे होती है ना, वो वाली। अकॉर्डिंग टू न्यू BMW गाइडलाइंस, इट इज़ नॉट BMW कार, इट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। प्लेसेंटा शुड डिस्कार्ड इन विच कलर ऑफ बैग, इट इज़ येलो, ब्लू, रेड और ब्लैक। सो इट इज़ येलो, सबको पता है प्लेसेंटा, इट इज़ कम्स एंड ये प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा इज़ अ लाइक हमारा एनाटोमिकल वेस्ट है, सो हमारा येलो में जाएगा। विच वन इज सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, रेड रबर कैथेटर, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब और फॉलिस कैथेटर। तो देखो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को भी हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, सबको पता है, लेकिन वो सेल्फ रिटेनिंग तो नहीं है, सो ये गलत हो गया। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब को भी हम फिक्स करते हैं, सो ये भी सेल्फ रिटेनिंग नहीं है। रेड रबर कैथेटर को भी हमें पकड़ के रखना पड़ता है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट सेल्फ इन्फ्लेटिंग। फॉलिस कैथेटर में आपने देखा होगा बलून होता है जिसमें हम स्टेराइल वाटर को इंसिल करते हैं, तो बलून इन्फ्लेट हो जाता है एंड वो लाइक सेल्फ रिटेन हो जाता है वहाँ पे। सो फॉलिस कैथेटर इज द सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर, में खुद रिटेन रहता है। व्हाट इज द डोज ऑफ लीवोनॉर्जिस्ट्रोल इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, तो देखो पहले बहुत पहले 0.75 mg रोज लेते थे, 0.75 mg लेते थे, 12 आवर्स के इंटरवल पर लेते थे, विदिन 72 आवर्स लेते थे, ठीक है ना। बट अब जो न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 1.5 mg सिंगल डोज लेते हैं विदिन 72 आवर्स में। सो आंसर क्या होगा ए इज द करेक्ट आंसर। अ पेशेंट एडमिटेड, मैंने ये सब कुछ ना बहुत ही अच्छे से एक एक सेपरेट वाइज करके पढ़ा रखा है, उससे रिलेटेड जिस तरीके का भी एमसीक्यू होगा सब कुछ कवर हो जाएगा। आपने अगर अभी तक भी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके मेरे CHN वीडियो में CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्लासेस में जाना, प्लेलिस्ट जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वो प्लेलिस्ट में जाना, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, उसमें आप जाके प्लीज़ ये कॉन्ट्रासेप्शन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। A patient admitted in ICU. In the morning, his blood reports received from laboratory and potassium level is 6.5. कितना है पोटेशियम? 6.5 है. Which of the following ECG finding can be associated with hyperkalemia? 6.5 है तो पता है हाइपरकेलेमिया, बट कौन सी फाइंडिंग होगी? तो देखो हाइपरकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, ये जो हमारे हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया का लाइक मैनेजमेंट, ईसीजी चेंजेस, साइन एंड सिम्टम्स तो अच्छे से करके ही जाना है आपको, ठीक है ना। सो देखो हाइपरकैलेमिया की अगर मैं बात करूँ, सो हाइपरकैलेमिया नॉर्मल पोटेशियम कितना होता है 3.5 to 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज द नॉर्मल पोटेशियम लेवल। अगर मोर देन 4.5 होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कैलीमिया, क्या बोलते हैं उसको हम हाइपर कैलीमिया बोलते हैं, ठीक है ना। सो अगर माइल्ड हाइपर कैलीमिया होगा तो माइल्ड हाइपर कैलीमिया का मतलब क्या होगा कि जो पोटेशियम है वो 5.5 to 6.5 के बीच में है, ठीक है ना। सो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होगा, बेसिकली आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, टॉल नैरो, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉल नैरो सिमेट्रिकल टी वेव दिखेगा आपको, सिमेट्रिकल टी वेव दिखेगा आपको, यही होता हमारा PQRST। तो आपको टॉल नैरो सिमेट्रिकल टी वेव दिखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉल नैरो सिमेट्रिकल टी वेव दिखेगा इन 5.5 to 6.5
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर पोटेशियम होगा तो। दिस इज द माइल्ड हाइपरकेलेमिया। मॉडरेट हाइपरकेलेमिया में क्या होगा, मॉडरेट हाइपरकेलेमिया कब होगा, जब आपका पोटेशियम 6.5 टू 7.5 पहुंच जाएगा ना, तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, पी वेव जो होता है ना, दिस पी वेव क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, फ्लैटनिंग ऑफ पी वेव, फ्लैटनिंग ऑफ पी वेव, पी वेव फ्लैटनिंग हो जाएगा। उसके बाद पी वेव फ्लैट होगा, ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, पी आर इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, पी आर प्रोलॉन्गेशन हो जाएगा, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन हो जाएगा, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन हो जाएगा। एंड जो ये क्यू आर एस है ना वो वाइड हो जाएगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। आ गई याद, समझ में आ गई आपको। माइल्ड में क्या होता था, सिंपल नैरो टॉल नैरो सिमेट्रिकल टी वेव हो जाएगा। मॉडरेट 6.5 टू 7.5 में क्या हो रहा है, सबसे पहले पी वेव क्या हो रहा है, पी वेव फ्लैटनिंग हो रहा है, पी आर इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी क्या हो रहा है, वाइडेंड हो रहा है, ठीक है ना। देन कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज द मोर देन 7.5। अगर मोर देन 7.5 होगा, इट इज नोन एज सीवियर हाइपरकेलेमिया। सीवियर हाइपरकेलेमिया हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो पी वेव फ्लैट हुआ ना, अब क्या हो जाएगा, सीधा अब्सेंट हो जाएगा, पी वेव पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, अब्सेंट हो जाएगी, अब्सेंट पी वेव। अब पी वेव एब्सेंट हो गया एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा था, वाइडनिंग हुआ था हमारा मॉडरेट में, एंड देन फर्दर वाइडनिंग होगा, तो फर्दर वाइडनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, वाइडनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है ना फर्दर वाइडनिंग होगा। एंड उसके अलावा और क्या हो सकता है, साइन वेव पैटर्न हो सकता है इन लाइक सीवियर केसेस में। साइन वेव पैटर्न का मतलब कि कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, फ्लैट लाइन हो जाएगी, या फिर वेंटिकुलर एरिथमियाज हो जाएंगी, ठीक है ना। सो दिस इज साइन वेव पैटर्न हो जाएगा। सो ये हमारा बेसिकली हाइपर कैलीमिया में होता है। सो कितना वैल्यू था, 6.5 था, तो 6.5 में क्या होगा, टॉल टी वेव होगा। एंड वैसे भी प्रोमिनेंट यू वेव, इन्वर्टेड टी वेव एंड एस टी सिगमेंट डिप्रेशन तो हाइपरकेलेमिया में दिखता ही नहीं है ना। सो आंसर क्या होगा, आंसर इज डी, डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 2 year old बेबी हैज वेट 9 kg, हाउ मच फ्लूइड वुड गिव टू द बेबी। सो देखो ये बेसिकली मैं ये वाला जो है ना, कितना लाइक बेबी का जो शॉक का मैनेजमेंट है वो मैं पढ़ाऊंगी। सो ये मैं क्वेश्चन अभी नहीं करवा रही हूँ, अभी मैं ये पढ़ाने वाली थी इसलिए। हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। सो उस टाइम लाइक ये क्या बोलते हैं 2022 में आया था, तो उसका उस टाइम कौन था, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है आपको। अ पेशेंट रिसीविंग एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन इन पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, which one of the following medicine should available in antidote of heparin toxicity। सिंपल उन्होंने क्या बोला है, हेपेरिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या है, सबको पता है प्रोटामाइन सल्फेट, बट डोंट वरी मैं एक एंटीडोट की क्लास लूंगी, लाइक मैं फार्मा का लाइक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो कवर करवाऊंगी। जस्ट मेरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक, बस एक टॉपिक आई थिंक बचा है, वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो सूचर्स, नोट्स और ब्लेड, ये वाला टॉपिक बचा है। तो ये मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो ये कंप्लीट कराने के बाद मैं फार्मा का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, लाइक इंपॉर्टेंट ड्रग्स हो गए एंड लाइक एंटीडोट्स, वो सब कुछ मैं कवर करवाऊंगी, ठीक है ना। उसमें मैं आपको सारा एंटीडोट एक ही साथ दिखा दूंगी, तो आपको लाइक ऐसे याद करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया। अ गर्ल सेज दैट ही इज हर्ड अ गन फायर साउंड बट हिज नेवर इज ऑपरेटिंग ग्रास कटिंग मशीन, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो जो उसके नेवर है वो ग्रास कटिंग मशीन से लाइक ग्रास कट कर रहे थे, बट उस लड़की को क्या सुनाई दे रहा था कि कोई गन फायर कर रहा है। सो मतलब कि स्टिमुलस तो प्रेजेंट है ना, बट वो कुछ अलग इंटरप्रेट कर रही है। तो वो कब होता है, वो इल्यूजन में होता है। हेलुसिनेशन में क्या होता है, स्टिमुलस भी एब्सेंट रहता है, लाइक उसको अंधेरे रूम में दिखेगा कि कोई चुड़ैल है, बट चुड़ैल नहीं होती है ना, ऐसे जस्ट एग्जाम्पल। बट कोई अंधेरे रूम में कोई एक रोप है, उसको दिखेगा कि यस इट इज स्नेक, सो इट इज द इल्यूजन, बट कुछ है ही नहीं एंड वो बोलेगा स्नेक है, सो इट इज हेलुसिनेशन। सो हेलुसिनेशन इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, एंड इल्यूजन की मतलब कि कुछ स्टिमुलस तो है, कुछ तो रहेगा, बट उसको गलत इंटरप्रेट करेगा, दैट इज द इल्यूजन। तो यहाँ पे भी देखो ग्रास कटिंग मशीन से ग्रास को लाइक कट कर रहे थे, बट उसने उसको लग रहा था कि कुछ गन कोई चला रहा है, सो इट इज द इल्यूजन का एग्जाम्पल है ये। अ क्लाइंट आफ्टर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट ब्राउट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हिज ब्लड प्रेशर इज 100/80 एंड हार्ट रेट इज 52 पर मिनट, मतलब कि हाइपोटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया है। स्किन कैसा है, वार्म एंड ड्राई है। पेशेंट में सफर फ्रॉम स्पाइनल शॉक, इट इज वेरी सिंपल। इन्फेक्शन, हाइपोक्सिया, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया नहीं होगा, क्योंकि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में क्या होता है, बेसिकली हाइपरटेंशन होता है, टेकिकार्डिया होता है। हाइपोक्सिया तो अलग ही हो गया, इन्फेक्शन भी अलग हो गया। इन्फेक्शन अगर बोलता तो टेकिकार्डिया होना चाहिए था। सो इट इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ स्पाइनल शॉक।
चूज द सिनोनिम्स ऑफ ऑगस्ट। ऑगस्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? सो लाइक क्लेवर, तो इस तरीके का लाइक मैंने बताया था ना इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह, डियोम्स वगैरह आते हैं। सो आंसर डिग्निफाइड इसका वो होता है ऑगस्ट का सिनोनिम्स। उसके बाद आफ्टर सर्जरी एब्डोमिनल बाइंडर में अप्लाई टू प्रिवेंट एब्डोमिनल स्वेलिंग, टू कलेक्ट द ड्रेनेज, टू प्रिवेंट द सर्जिकल इंसिजन साइट प्रेशर, प्रिवेंट एब्डोमिनल वॉल डिहिस्सेंस। यही है, क्योंकि आफ्टर जो एब्डोमिनल की सर्जरी होती है उसके बाद जो हमारा वुंड डिहिस्सेंस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होता है, तो इसलिए एब्डोमिनल वो बाइंडर लगा के रखते हैं, ठीक है ना। आंसर इज डी। इंक्यूबेशन पीरियड इज मेजर्ड बाय विच सेंट्रल टेंडेंसी, सो इट इज मेजर बाय मीडियन से मेजर किया जाता है। रॉबसन्स ग्रेड 5 ऑफ LSCS क्राइटेरिया इंक्लूड, सो रॉबसन्स ग्रेड 5 में क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें लाइक ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म होना चाहिए, टर्म मतलब कि मोर देन 37 वीक होना चाहिए, ठीक है ना। मल्टी पेरस वुमेन होना चाहिए, 2 हो गया। थर्ड इज द कि सिंगल प्रेगनेंसी होनी चाहिए, सिंगल होना चाहिए। एंड फोर्थ इज द सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। एंड फिफ्थ इज द कि पहले LSCS हो रखा हो। सो दिस इज द ऑप्शंस ग्रेड 5 इंक्लूड होता है। तो आंसर क्या होगा? देखो इसमें मल्टीपेरस भी है, मल्टीपेरस वुमेन होना चाहिए, सिंगलटन है, सिफेलिक प्रेगनेंसी है, मोर देन 37 वीक है, दैट इज टर्म, एंड प्रीवियस LSCS हो रखा है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज कितना होता है? नॉर्मल इज 70 to 100 इज नॉर्मल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी। लाइक अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर इज डी। अगर 125 100 से 125 होता है तो उसको हम बोलते हैं प्री डायबिटिक फास्टिंग ब्लड शुगर, नॉट ऑल, फास्टिंग ब्लड शुगर की बता रही हूँ मैं। एंड अगर मोर देन 126 होता है तो उसको हम बोलते हैं डायबिटिक, ठीक है ना, फास्टिंग ब्लड शुगर। स्प्रेइंग केरोसिन ऑन स्टैग्नेंट वाटर शेल किल एनोफिलीज ड्यू टू, तो देखो जो स्टैग्नेंट वाटर है वहाँ पे हम केरोसिन डालने से क्या होता है कि वो एक लेयर बना देता है, एंड वो लेयर क्या करता है कि बाहर का एयर अंदर नहीं जाएगा, यही करता है ना बेसिकली। सो प्रिवेंशन ऑफ स्पायरिकल टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर, एंट्री इनटू द ब्लॉकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, डिफ्यूजन इनटू द बॉडी, बर्निंग ऑफ बॉडी वॉल। सो आंसर क्या होगा? ए। प्रिवेंशन ऑफ स्पायरिकल टू कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर, क्यों? क्योंकि अब एयर अंदर जाएगा ही नहीं, तो एयर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो लाइक ऑफ कोर्स डेड हो जाएगी, है ना। सो आंसर क्या होगा? ए होगा। सो अब ये मेरा सेकंड पार्ट था। एक और पार्ट में लूंगी जिसमें पूरा का पूरा फिर MCQ कवर हो जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा करवाना है, सो डैट आपको अच्छे से आपको समझ में आए चीज़ें, एंड आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, सो इतने MCQ आपने प्रैक्टिस कर लिए। एंड जो ये हमारा मंथ चल रहा है डेट इज अगस्त, नेक्स्ट मंथ हमारा एग्जाम होने वाला है। सो दिस मंथ इज फॉर इंटेंसिव रिवीजन प्लस प्रैक्टिस MCQ एज मच एज पॉसिबल, ठीक है ना। सो इसलिए आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अगर आपने कर रखी है देन वेल एंड गुड, अगर आप कहीं से कर रहे हो देन ऑल्सो फाइन। बट अगर अभी तक नहीं कर रखा है, आप सोच रहे हो कि कौन सी करनी है, कौन सी हमारे लिए बेस्ट होगी, तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है कि आप मिशन हाई नर्सिंग के ऐप से आप चैंपियन लाइव नाम का एक टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट होगा और इंस्टीट्यूट वाइज भी टेस्ट होगा। मतलब कि इंस्टीट्यूट वाइज इन द सेंस कि अगर आप जिपमर का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें जिपमर का भी लाइक टेस्ट होते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं नॉर्सेट का देना चाहते हैं तो नॉर्सेट का होगा। जो भी एग्जाम का आप देना चाहते हो उस तरीके का आपका लाइक उसका भी टेस्ट होता है, प्लस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होता है। तो आप इंस्टीट्यूट वाइज भी दे सकते हो और सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो। देन आपका डाउट सेशन भी होता है, जो भी आपका डाउट है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे, एंड रैंक एनालिसिस होता है। सो दिस इज़ वेरी लाइक गुड। सो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, एंड लाइक आपको परफॉर्मेंस भी पता चलेगा, आपकी स्पीड भी बनेगी और आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी, एंड ये दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, ठीक है ना, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। सो दैट्स ऑल अबाउट। एंड इन द लास्ट आई वांट टू से दैट कि आई कांट मेक एवरीवन हैप्पी, आई एम नॉट द राजमा चावल, ठीक है ना। सो सबको खुश रखना इज नॉट आर मकसद, खुद को खुश रखना इज आर मकसद। तो खुद को खुश रखो, मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये होगा नहीं होगा, फलाना ठिकाना नहीं सोचना है, क्योंकि हम राजमा चावल नहीं, हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। सो बस लगे रहो, पढ़ते रहो, एंड ऑल द बेस्ट।